नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालें आज के हेडलाइंस पर नजर। रूस ने वापस किया सीटीबीटी से अपना नाम। वजह है अमेरिका का अनुसमर्थन न देना। परमाणु परीक्षण पर बैन लगाती है सीटीबीटी। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने वाली तकनीक के लिए मिला भारतीय कंपनी को पेटेंट। ये तकनीक स्टील सेक्टर के लिए बेहद अहम। 2070 के नेट जीरो का टारगेट पाने के लिए मिलेगी मदद। और FSSAI ने जारी किया स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। 20 बड़े राज्यों में से 19 राज्यों के प्रदर्शन में गिरावट। 14 राज्यों ने हासिल किया 0 स्कोर। आइए खबरों की शुरुआत करें। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे को तैसा करने वाली कहावत कई बार सच साबित होती है। ऐसी ही एक घटना हुई है रूस और अमेरिका के बीच में, और इसकी वजह बनी है सीटीबीटी या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। आइए समझते हैं पूरी खबर को। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से रूस के अनुसमर्थन को खत्म करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि रूसी संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने इस संधि से रूस के अनुसमर्थन को खत्म करने वाले विधेयक के लिए मतदान किया था। रूस का कहना है कि यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समानता स्थापित करने के लिए जरूरी था। इस मामले पर पुतिन ने कहा कि सीटीबीटी के अनुसमर्थन को रद्द करना अमेरिका द्वारा उठाए गए रुख को प्रतिबिंबित करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसे रेटिफाई नहीं किया है, इसकी पुष्टि नहीं की है। रूस ने यह भी कहा कि मॉस्को सीटीबीटी प्रतिबंध का सम्मान करना जारी रखेगा और परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध तभी लगाएगा जब पहले अमेरिका ऐसा करेगा। तो चलिए चर्चा में रही सीटीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अधिक से अधिक परमाणु हथियारों को प्राप्त करने की होड़ में लगे थे और लगातार कई परमाणु परीक्षण कर रहे थे। आंकड़ों से समझिए कि साल 1945 से लेकर 1996 तक विश्व स्तर पर 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण हुए, जिनमें से अमेरिका ने 1032 परीक्षण और सोवियत संघ ने 715 परीक्षण किए। जब इतने अधिक परमाणु परीक्षण होंगे तो इससे रिलेटेड पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों के विषय में चिंता जाहिर तौर पर बाहर आएगी। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परीक्षण को सीमित करने के प्रयास किए। सबसे पहले आई 1963 की सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT। इस संधि ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन भूमिगत परीक्षणों को अनुमति दी। इसके बाद आई 1974 की थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि, यानी TTBT। इसके तहत 150 किलो टन से अधिक की क्षमता वाले परीक्षणों पर रोक लगाकर एक परमाणु सीमा स्थापित की गई, लेकिन फिर भी यह सभी परमाणु परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने में विफल रही। फिर कुछ सालों के बाद सीटीबीटी पर वर्ष 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की गई। फिर साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने सीटीबीटी को अपनाया, जिसने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि सीटीबीटी एक बहुपक्षीय संधि है जिसका मकसद सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है, भले ही वे सैन्य अथवा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों। इस संधि के अनुसार 44 देशों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के 180 दिन बाद सीटीबीटी लागू हो जाएगी। ये ऐसे 44 देश हैं जिनके पास संधि अपनाते समय परमाणु हथियार या अनुसंधान रिएक्टर थे। करंट सिचुएशन की बात करें तो इस पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन केवल 178 देशों द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। अब संधि में प्रॉब्लम यही है कि यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसे 44 विशिष्ट देशों द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता। इन 44 में से 8 देशों ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। ये देश हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस ने पहले इस संधि को अप्रूव किया था, लेकिन अमेरिका के रवैये के कारण रूस ने अपना अप्रूवल वापस ले लिया है। भारत ने 2070 में नेट जीरो का टारगेट रखा है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए IIT बॉम्बे में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन काम कर रहा है।
इस संस्था को भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भी मदद मुहैया कराई जाती है। हाल ही में इस संस्था को कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने वाली तकनीक के लिए पेटेंट मिला है। ये तकनीक स्टील सेक्टर में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। गौरतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विभिन्न उद्योगों में सिन गैस के तौर पर प्रयोग की जाती है। स्टील उद्योग में इसका प्रयोग लौह अयस्क को धात्विक लौह में तब्दील करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में कार्बन मोनोऑक्साइड को कोयले के पार्शियल ऑक्सीडेशन के जरिए तैयार किया जाता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके इससे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार कर ली जाए तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल होगा। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। वर्तमान में जिस तकनीक से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है उसमें बहुत ज्यादा तापमान 400 डिग्री से लेकर 750 डिग्री सेल्सियस तक का प्रयोग किया जाता है। वहीं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन द्वारा तैयार तकनीक में महज 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी पावर सौर पैनल और पवन चक्की के जरिए भी उत्पन्न की जा सकती है, जिससे ये पूरा प्रोसेस कार्बन न्यूट्रल हो जाए। विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण के लिए कार्बन कैप्चरिंग व्यवस्था को कारगर माना जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने वाली ये तकनीक इसी व्यवस्था के तहत है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने SFSI यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में 20 में से 19 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2023 में गिरावट दर्ज की है। FSSAI द्वारा यह इंडेक्स साल 2019 से जारी किया जाता है। इसमें कंप्लायंस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक शामिल है। इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक पैरामीटर को 2023 में ही जोड़ा गया है। इस पैरामीटर के जरिए राज्यों का इंडेक्स में परफॉर्मेंस सुधार परखा जाता है। इस नए पैरामीटर को जोड़ने के लिए बाकी के पैरामीटर के स्कोर को कम किया गया है, जिससे कि ओवरऑल आंकड़ा 100 से ऊपर ना जाए। राज्यों ने सबसे खराब प्रदर्शन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पैरामीटर पर किया है। वहीं राज्यों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वाले पैरामीटर पर किया है। वहीं नए जोड़े गए पैरामीटर इंप्रूवमेंट इन SFSI रैंक में 20 बड़े राज्यों में से 14 ने 0 स्कोर किया है। FSSAI द्वारा जारी रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया है। ओवरऑल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। FSSAI को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 के तहत गठित किया गया है। इसका मकसद खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना है, साथ ही मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को रेगुलेट करना भी इसके कार्यों में शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले सभी प्रवासियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि यह आदेश सभी विदेशियों के लिए है, लेकिन इसका मुख्य खामियाजा अफगानिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में जितने भी शरणार्थी रह रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या अफगानियों की है। आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में 4 मिलियन से अधिक अफगानी रहते हैं और पाकिस्तानी सरकार का अनुमान है कि इनमें से 1.7 मिलियन बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सरकार ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा दी थी। इसके बाद अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और निष्कासन होना था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने
पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान ने अगर 10 लाख से ज्यादा अवैध अफगानियों को निर्वासित किया तो इससे मानवीय आपदा आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने पाकिस्तान से अवैध शरणार्थियों का निर्वासन रोकने की अपील भी की थी। दरअसल 1970 के दशक में सोवियत युद्ध के दौरान बहुत से प्रवासी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आ गए थे। इनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन कई लोग दस्तावेज जारी करने की लंबी प्रक्रिया के कारण दस्तावेज बनवा नहीं पाए। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान अफगान प्रवासियों को निर्वासित कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे अपने आर्थिक मामलों और सुरक्षा की देखभाल करने का अधिकार है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और पाकिस्तान का कहना है कि ये बिना दस्तावेज वाले शरणार्थी यहाँ किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरते और पाकिस्तान के दुर्लभ संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान सरकार ने अफगान प्रवासियों पर आतंकवादी हमलों, स्थानीय अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में हाल के सालों में इस्लामी कट्टरपंथियों के कई हमले हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अफगान नागरिक सरकार और सेना के खिलाफ हमलों में शामिल पाए गए हैं, जिनमें इस साल के 24 आत्मघाती बम विस्फोटों में से 14 में अफगान नागरिक शामिल पाए गए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमलों के भी अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक ये है कि पाकिस्तान में वर्तमान में एक कार्यवाहक सरकार चल रही है। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और अवैध प्रवासियों के निष्कासन से संभावित राजनीतिक या चुनावी बढ़त हासिल किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले से अवैध प्रवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें अफगानिस्तान में शोषण, गिरफ्तारी और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वापस लौटने वाली महिलाओं और लड़कियों को तालिबान के द्वारा शिक्षा या नौकरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान खराब अर्थव्यवस्था, विनाशकारी भूकंप, खाद्य असुरक्षा और तालिबान शासन के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन के बोझ से जूझ रहा है। इस कारण से प्रवासियों के लिए आधारभूत आर्थिक और सामाजिक जरूरतों की भी कमी होगी। इससे गंभीर मानव अधिकारों का संकट पैदा होगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अभी हाल में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ सहित 27 से अधिक देशों ने एआई से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन पर साथ काम करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र को बैलेचली घोषणा नाम दिया गया। इस घोषणा में आवास, रोजगार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच और न्याय सहित दैनिक जीवन के कई पहलुओं में एआई के महत्व पर जोर दिया गया है। यूनेस्को 3 नवंबर को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मना रहा है। 3 नवंबर 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के तौर पर मनाया गया था तथा इसे वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में आयोजित 41वें सत्र में की गई थी। इसे मनाने के पीछे मकसद बायोस्फीयर रिजर्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और उनके संरक्षण की दिशा में काम करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक अल्प वित्त पोषित जलवायु अनुकूलन पर अपर्याप्त निवेश और योजना रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त की जरूरतें अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह के 10 से 18 गुना तक बढ़ी हैं। आपको बता दें कि अनुकूलन वित्त अंतर का तात्पर्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की अनुमानित लागत और इन लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध वित्त की मात्रा के बीच का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाना है। आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण 2017 में लॉन्च किया गया था। आइए देखें आज बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, सीटीबीटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने सीटीबीटी को 1996 में अपनाया था। सीटीबीटी के तहत परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चीन, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 3।
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न उद्योगों में सिन गैस के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले ईंधन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? CO, NH3, CH3 या फिर CH4। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में खबरों में रहा संदूर लंबानी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कर्नाटक। अगला प्रश्न था, भारत की पहली स्वदेशी कैंसर से लड़ने वाली थेरेपी नेक्सकार 19 के विकास में किस IIT का हाथ है? IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास। सही ऑप्शन है IIT बॉम्बे यानी ऑप्शन सी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।